मुझे तो शर्म उसी वक्त आ गई थी जब मैं तुम्हारी बेटी को ब्याह कर तुम्हारे मोहल्ले से निकल रही थी। सोचा तो सोना मैनू मिलिया सहारा, मैं भी कुंवारी ते ओ भी कुंवारी। मुझे तो मालूम है कि समीना आपका रियल नेम नहीं था, तो इस नेम को आपने तब्दील क्यों किया था, या फिर किसी ने सजेस्ट किया था? क्योंकि आपका जो रियल नेम है वो थोड़ा एक तो डिफरेंट भी बड़ा था और शायद डिफ़िकल्ट भी है। हाँ जी जी, मेरा एक्चुअली समीना जी एक स्कैंडल था जिसका जिसका हम ज़रूर यहाँ पे जिक्र करेंगे, और साबरा जी इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो उन्हीं के हवाले से ये एक स्कैंडल है जो कि बहुत ज़्यादा उस दौर में हाईलाइट हुआ था। अच्छा, शादी मैंने भाग के कर ली, ठीक है। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ शादी मैंने करूं। एक अपने YouTube चैनल से एक न्यूज़ लगाई थी जिसमें मैंने नादरा जी जो हमारी आर्टिस्ट थी उनके कत्ल के बाद आप भी वहाँ पे बैठी हुई थी पिक्चर में, मैंने आपका भी जिक्र किया था जो अखबारात में आई थी। तो मैंने ये भी सुना था कि जब उनको गोली लगी थी तो आपने ये चेक भी किया था कि वह हयात है या नहीं, इस बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइएगा। नादरा जी अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, बड़ी प्यारी और बड़ी हसीन, मैंने इतनी हसीन औरत देखी नहीं थी अपनी लाइफ में। जो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज एक ऐसी आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने कई साल तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही यूट्यूब पे इनका कोई इंटरव्यू आपको मिलेगा। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज मैं उनके घर में मौजूद हूँ और वीडियो इंटरव्यू आज फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे उनका देख रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मेरे बहुत अजीज़, बहुत अच्छे मोहसिन दोस्त शाकिर मलिक साहब को। उन्हीं के बिहाफ पर आज ये इंटरव्यू हो रहा है और समीना जी से बहुत सारी बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आप इस दिलचस्प इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम सलाम आमिर शाह साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का। और सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी क्यों आप गुम हो गए कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आई वापस? बस दिल ही नहीं करता अब, क्योंकि जिस दौर में फ़िल्म इंडस्ट्री में हम लोगों ने कदम रखा तो बहुत बूम था और बड़ी अच्छे लोग थे, सिस्टम था, फिर एकदम से सिस्टम ख़राब हो गया सारा, तो अब दिल ही नहीं करता। बड़े लोग फ़ोन करते हैं कि आएँ जी, विज़िट करें, बैठें, गप्पे लगाते हैं, ये वो, बारा दिल ही नहीं करता ना कि जाएं, क्योंकि हमने बहुत रौनक देखी स्टूडियो की। अब गई हूँ मैं एक दो मरतबा, लेकिन ये कि देख के ऐसे मेरे तो आंसू जो है ना, आंसू निकलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो एवरन्यू स्टूडियो जहाँ पे इतनी रौनकें होती थी, इतने मज़ेदार, मतलब वहाँ पे एंटर होते ही इंसान जो है, आर्टिस्ट जो है, वो ऐसे लगता था कि हम हवा में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हर तरफ शूटिंग ही शूटिंग हो, फवारे पे शूटिंग होती थी, हर फ्लोर में शूटिंग, हमने बड़ा दौर देखा है वो। अच्छा, अब जाओ तो वीरान सारी जगह, अजीब से लोग, तो दिल ही नहीं करता अब जाने को। बस यही है। बाकी इंटरव्यू की जो बात है, बस मेरा फिर कट ऑफ हुई सारी चीज़ें, बड़े लोगों ने कहा, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं शाकिर साहब हैं, तो उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं समीना जी आप इंटरव्यू दें, मैं वरना आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। ठीक है, मैंने कहा अच्छा आप नाराज़ ना होएं, चले मैं कुर्बानी दे देती हूँ सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है। समीना जी, हम वहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे तो मालूम है कि समीना आपका रियल नेम नहीं था, तो इस नेम को आपने तब्दील क्यों किया था, या फिर किसी ने सजेस्ट किया था? क्योंकि आपका जो रियल नेम है वो थोड़ा एक तो डिफरेंट भी बड़ा था और शायद डिफ़िकल्ट भी है। हाँ जी जी, मेरा एक्चुअली खुल्द जान प्रोनाउंस करते हुए, बोलते हुए लोगों को मुश्किल होती थी। फिर हमारे एक नादर शाह साहब हैं, एक्टर हैं, तो उन्होंने मेरा जो नाम समीना, फिर मैंने अपने कुछ, मुझे एक प्यारा लगता था नाम आगे मीर, तो मैंने फिर समीना मीर ही उसको वो किया सेलेक्ट ना। तो ये एक्चुअली वो जो खुल जान है वो प्रोनाउंस बहुत मुश्किल होता है बोलने में। आज भी मैं कहीं पे हॉस्पिटल या कहीं जगह पे हूँ ना, तो कॉल करते हैं जी वो खुलद, मैं कहा भाई मेरा नाम खुल्द है। तो पढ़े लिखे लोग तो उसका बड़ा कहते हैं जी इसका मतलब बताएं, इसका मतलब क्या है। फिर मैं उनको मतलब बताती हूँ, बड़े खुश होते हैं। हमें भी मतलब बता दें। इसका एक्चुअली इसके 2-3 मतलब है।
एक तो कुरान पाक में एक आयत है कि हमने तुम्हारे लिए जन्नत खुल्द कर दी, कि हमेशा हमेशा के लिए। एक खुल्द के मीनिंग्स हैं कि जन्नत के जो अंदर का एटमॉस्फियर है उसको खुल्द कहते हैं। फिर जन्नत में एक जगह ऐसी है, वहाँ पे एक पत्थर है, उस पत्थर का नाम खुल्द है। माशाल्लाह। इसके 3 मतलब, और इसको ना शायरों ने बड़ी खूबसूरती से शेर व शायरी में, मोहब्बत में, इजहार में, चीज़ों में बड़ा यूज़ किया है। आप कभी मुझे उस वक्त शेर याद नहीं है, बड़े मुश्किल से होते हैं, खुल्द को ये किया वो किया फलां किया। मुझे देख के अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं वो फिर खुल्द खुल्द करके काफ़ी अच्छे शेर बोलते हैं। समीना जी, आप की डेट ऑफ बर्थ अगर आप बताना चाहें, क्योंकि ख़वातीन से मोस्टली एज नहीं पूछी जाती। अच्छा शाह साहब, बात पता क्या है, एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ मुझे ख़ुद भी नहीं याद, जो सच्ची बात है। एक्चुअली हमारे जो माँ बाप थे जिस दौर में, उस वक्त डेटे मेटे नहीं लिखते थे, ठीक है। वो ये कहते थे सर्दियों की रातें थी, बरसात हो रही थी और आम चले हुए थे, खजूरें बंद हो गई थी, सहरी का टाइम था, मतलब इसी तरह की चीज़ें ना वो बताते हैं। तो इस वजह से मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद कि मैं कौन सी, लेकिन लिखी होगी आईडी कार्ड पे कोई ना कोई। लेकिन आप मेरी उम्र पूछेंगे तो माशाल्लाह मेरी उम्र है काफ़ी अच्छी खासी उम्र है, मैं 50 के करीब हूँ, 45 से प्लस हूँ। तो माशाल्लाह, और आप लगती नहीं है। खूबसूरती का राज क्या है आपका? एक्चुअली खूबसूरती कोई और पूछे तो शायद मैं उसको उस तरह से जवाब दूं। खूबसूरती होती है दूसरे की देखने पे डिपेंड करता है कि कोई आपको किस अंदाज से देख रहा है। वो अगर मोहब्बत से देख रहा है तो उसको आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई नफ़रत से, कोई हसरत से देख रहा है तो आप उसको बहुत बुरी लगती है। तो यही चीज़ है कि ये तो देखने वाले का, कहते हैं वैसे लोग कि आप हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, कुरान पाक की एक आयत है कि उसमें अल्लाह सेड के, अल्लाह फरमाते हैं कि जो बद किरदार हैं और जहन्नमी लोग हैं वो अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, ठीक है। ये हालांकि ये क़यामत के दिन की बात हो रही है, लेकिन मैंने समझा है इस चीज़ को, किसी दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके चेहरों पे वो चीज़ें आ गई हैं, उनके कैरेक्टर, उनकी चीज़ें, मतलब जो उनके अंदर है नेगेटिव कोई चीज़ उनके चेहरों पे आ जाती है। तो इंसान अगर सॉफ्ट हो, अच्छा हो, रब के साथ उसका लगाव हो, इबादत में हो, बेशक, ठीक है ना, तो मैं समझती हूँ वहाँ तो जो भी होगा पहचान ना पहचान हो ही जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग यहाँ दुनिया में भी ऐसे देखे हैं कि जिनके ना चेहरों पे, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, कि साफ पता लग रहा है कि ये शायद वही लोग हैं। तो कोई भी इंसान देखो, रंग गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नक्श कैसे भी हों। लेकिन उससे ये है कि अगर आपके अंदर अच्छाई है, आप अच्छे हो, अल्लाह के साथ आपका कोई ताल्लुक़ है, राब्ता है, आप अल्लाह की इबादत में हो, नमाज में हो, कुछ चीज़ों में अल्लाह कहता है ना कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करो, मैं तुम्हारे छोटे मोटे गुनाह यूं ही माफ़ कर दूंगा। बेशक जी, तो ये चीज़ है। डाइट भी काउंट करती है इंसान के ऊपर ना। अब मैं सुबह नाश्ता करती हूँ, बहुत 2 स्लाइस खाती हूँ, 1 कप चाय का पीती हूँ, ब्राउन ब्रेड खाती हूँ। अब यही मैं, हमारे जो माजी की हीरोइंस रह चुकी हैं, उनके आप नाश्ते देख लेते ना तो आप कहते कि बस इसके बाद अब इनको दंगल पे लगा दो। हाथी वो स्मार्ट ही हैं, जब बिल्कुल यंग होती हैं वो बिल्कुल स्मार्ट होती, लेकिन वो इतनी खाबेगिरी करती हैं, एक्चुअली वो खाती दूसरों से है ना, तो इस वजह से वो कहती हैं वो भी आने दो, वो भी आने दो, इतने इतने खद्दे पाए, पता नहीं क्या क्या खाती हैं। मैं शुरू से नॉर्मल सी डाइट अपनी रखी। मैं समझती हूँ कि अच्छा, मैंने ना सुना था कि नदीम साहब ना वो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, मैं कहती थी वो क्या खाते हैं, फिर मैंने उन पर गौर किया, समझा, तो वो वाकई बहुत। फिर मैंने सुना कि जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए आप जियो, ठीक है। फिर मैंने इंडिया में बहुत सारे एक्टर थे जिसमें देवानंद साहब, मतलब एक एप्पल ही खाया उन्होंने, कुछ ऐसी चीज़ें खाते थे, तो बड़े स्मार्ट रहे वो आखिरी लम्हे तक वो लोग। नदीम साहब भी देखे कितने स्मार्ट है।
तो जब आप स्मार्ट होते हो ना, वैसे भी आप अच्छे लगते हो, और आप की छोटी उम्र भी है, आप मोटे हो, बल्कि हो, तो वो वैसे ही बड़ा लगता है Overage बंदा। लगता है बंदा। हाँ, ओवर एज लगता है, ये चीज़ है। समीना जी पैदाइश लाहौर की है या किसी दूसरे शहर में है? जी, मैं लाहौर की पैदाइश है और मेरी अंदरून शहर की पैदाइश है। अच्छा, जी तो माइग्रेट करके आई थी फैमिली आपकी? आप पठान फैमिली से हैं? हाँ, कह सकते हैं। आपके भाई भी माशाल्लाह हम आए, इकबाल भाई, उनके साथ बड़ा अच्छा लगा। एक ही भाई हैं आपके? जी हाँ, मेरे एक ही भाई हैं और हम 2 बहन भाई हैं। तो माशाल्लाह बचपन से टाइम आपका उनके साथ बड़ा अच्छा गुजरा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी कभी मैं बैठे हुए अचानक ना रो पड़ती हूँ, इतनी रोती हूँ कि मेरी हिचकियाँ नहीं बंद होती, और फिर इसी के गले लग के फिर रोना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ, ज़ाहिर है मरना तो हर इंसान ने है, तो मैं कहती हूँ अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं ये इसके पास सामने ना भी हूँ तो मैं लेटे हुए मैं रोना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ ये ना होगा तो मैं क्या करूँगी। मतलब यही मेरा साथी है, यही मेरा बचपन से अभी तक माशाल्लाह हम कभी अलग नहीं हुए, बहन भाई दोनों। समीना जी, एक स्कैंडल था जिसका हम ज़रूर यहाँ पे जिक्र करेंगे, और साबरा जी इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो उन्हीं के हवाले से ये एक स्कैंडल है जो कि बहुत ज़्यादा उस दौर में हाईलाइट हुआ था। ऑफ द कैमरा समीना जी और हमारी आपस में इस मौजू पे बात हुई, तो फिर उन्होंने बताया कि आज वो इस चीज़ का खुलासा करेंगी। जी समीना जी, ये भी बड़े ऑनर की बात है कि इतनी मुद्दत के बाद ये आप मेरे चैनल से जो रियलिटी है वो बताएंगे, प्लीज़। सबसे पहले तो मैं साबरा सुल्ताना साहिबा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि उस दौर में जो मुझसे गलती हुई और कुछ बातें हुई, मतलब गलती हुई थी लेकिन वो हकीकत नहीं थी। एक्चुअली पूरी दुनिया में ना आर्टिस्ट कहीं का भी है ना, वो इन रहना चाहता है। जी, तब इन रहना चाहते थे, आज हमें इन करते हैं, हम नहीं हैं भाई। तो आर्टिस्ट जो होता है वो इन रहना चाहता है, वो कोई ना कोई ख़बर किसी चीज़ में। हमारे अच्छे सहाफ़ियों में से तारक मसूद साहब जो हैं वो अच्छे दोस्तों में से हैं मेरे। तो हम लोग पहले सहाफ़ी जो होते थे वो आपस में ना फैमिली मेंबर होते थे, घरों में आना जाना बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक दिन मेरे साथ प्लानिंग की, समीना साबरा सुल्ताना आप दोनों एक शक्ल है दोनों की, तो क्यों ना एक ये किया जाए। मैंने कहा अच्छा इससे क्या होगा। कहते इससे हम जिंदा रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, डू इट। तो बहरहाल वो फिर एक स्कैंडल बनाया कि जी साबरा सुल्ताना जो है वो मेरी माँ है और मैं उनकी खोई हुई बेटी तो बहरहाल वो फिर जब साबरा सुल्ताना तक वो बात खबर पहुंची, क्योंकि ये बहुत उस वक्त के अखबारों और रिसालों में ना छपी, और क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं होता था मीडिया, तो ये अखबार रिसाले ही होता था। अच्छा फिर उनकी तस्वीरें, मेरी शक्ल, उनकी शक्ल। अच्छा वो एक्टिंग भी जो करती थी, मैंने अपनी एक्टिंग देखी, उनकी पुरानी फिल्में देखी, तो मैंने कहा ये वाकई मेरी माँ ही तो नहीं है कहीं। तो बहरहाल इस तरह के फिर उन्होंने भी कुछ वो किया, लेकिन कोई ऐसी बात बुरी नहीं की कि दिल आज़ारी हो जिससे या कुछ हो। लेकिन मैं उसके लिए दोबारा साबरा जी से माजरत चाहती हूँ। वो बस एक स्कैंडल ही था, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगर वो मेरी वाकई माँ होती और मैं उनकी बेटी होती तो मेरी खुश नसीबी थी। तो ये चीज़ है समीना जी ने ये भी बताया कि वो उनकी रूहानी वालदा हैं। हाँ, इस हवाले से भी बिल्कुल 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 मैं उन्होंने जिक्र किया। हाँ, जी जी। लेकिन आज भी ना कभी फ्लो में कहीं किसी जगह पे जाना हो, उनके दौर के लोग जो उनके फ़ैन थे, तो वो अक्सर मुझे देख के कहते हैं साबरा जी आपकी कौन लगती हैं, क्या लगती हैं। तो मैं कह देती हूँ, मैं कहती हूँ वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ। अरे अच्छा आप उनकी बेटी हैं। वो फिर मुझे ना उनकी वजह से बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनका कोई स्कैंडल नहीं था इंडस्ट्री में। बिल्कुल ऐसा वो ही है। बड़ी पाक दामन और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, और मतलब बहुत मैंने देखो लोग बताते हैं चीज़ों को कि फ़लाँ एक्ट्रेस फ़लाँ चीज़ फ़लाँ, लेकिन उन साबरा सुल्ताना के मुतल्लिक़ मैंने कोई स्कैंडल नहीं सुना।
बस वो आई, अच्छा काम किया, शादी कर ली और साइड पे हो गई ना। मतलब अच्छी खातून है। मैं वाकई आपकी बेटी होती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आप मान लें मुझे बेटी। चलिए, शादी का जिक्र हो रहा है तो ज़रा आपकी शादी के हवाले से भी बात कर लीजिए। शादी जो है वो एक्चुअली मैं बचपन से ना मैं चाइल्ड स्टार रह चुकी हूँ जी। मैं छोटे छोटे कैरेक्टर करती थी, कहीं बहन का कैरेक्टर, कहीं बेटी का, कहीं परी बनी हुई हूँ, कहीं कुछ बनी हुई हूँ। ज़ाहिर है वो एज ऐसी थी, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ज़रा सी आर्टिस्टों वाली फैमिली थी, घराना ऐसा था, तो वो चाहते थे कि इसको हम प्रैक्टिस में रखें ना। तो वो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे कैरेक्टर बढ़ते रहे। मतलब बचपन किया, फिर थोड़ी बड़ी हुई, गाने, सॉन्ग, कैरेक्टर बढ़ते गए, फिर एक टाइम आया मैं हीरोइन आई, ठीक है ना। तो फिर ना वो जो एक बचपन का था ना दौर मेरा, बचपन से जवानी तक, मतलब जवानी बीच में कह लें, ठीक है, उस दौरान ना फिर मैंने शादी कर ली। अच्छा। शादी मैंने भाग के कर ली, ठीक है। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ शादी करूँ, और उसके घर वाले भी नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन हो गई। मैंने भाग भूग के, उधर से भी भाग के साहब आ गए और मैं भी आग चली गई। शादी हो गई, शादी के 1 साल में ही हमारा एक बेबी हुआ, एक बेटा हुआ। जो हुआ कि वो फिर इस चीज़ को संभाल नहीं पाया वो शख्स ना, जो सच्ची बात है, क्योंकि मैं थी तो बचपन में मैंने काम किया था, लेकिन वो बचपन का काम किया हुआ उस आदमी को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब उसने, बहरहाल मैंने उसको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने भी शादी कर ली। शादी के बाद क्या आप मुल्तान चली गई थी? नहीं, मुल्तान नहीं गई, लाहौर ही थी। वो लाहौर ही शिफ्ट हुए थे, लाहौर में रहते थे, क्योंकि वो भी काफ़ी अरसे से इधर ही थे। तो बहरहाल उनसे शादी हो गई, फिर ख़त्म भी हो गई। बेबी मेरा था कोई 20 डेज़ का, फिर अलहदगी हो गई। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली कोई 35 इयर्स के बाद उनसे मुलाकात हुई, बेटे की मुलाकात हुई। तो जब बेटा उसको मिला और सारा कुछ हुआ, तो बेटे ने कहा कि क्योंकि बीच में थोड़ी सी बातें ऐसी हैं, शायद मैं करूं ना करूं। बहरहाल वो अब बेटे को एक ही मर्तबा मिला है, जबकि बेटा रोज़ कहता है कि अम्मी मुझे मेरा बाप क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं होता। हालांकि उस आदमी की एक ही औलाद है, दूसरी बीवी से अल्लाह ने उसको दिए ही कुछ नहीं है। मतलब मेरे से ही जो कुछ हुआ हुआ है। बस उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरा, तो 6 महीने गुजरे बेबी को ना, तो फिर मुझे ऑफ़र हुई फिल्मों की, फिर मैं हीरोइन आई। मैं वाहिद हीरोइन थी जो माँ बनने के बाद हीरोइन आई फिल्मों में। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद जो है वो काम करती रही। फिर एक हमारे कुलीग थे रुस्तम, तो उनसे फिर मुलाकात हो गई, फिर उन्होंने ऑफ़र दी, फिर हमने शादी कर ली। बस फिर उनके साथ भी कुछ ज़्यादा देर नहीं रहा, मतलब उनसे रहा लेकिन रही नहीं, देर तो रही, 12-13 साल शादी रही, लेकिन ये कि फिर पर बेटा आपका एक ही है? हाँ, बेटा मेरा पहले हस्बैंड से ही है, सेकंड हस्बैंड से। माशाल्लाह वो भी शादीशुदा है? माशाल्लाह मैं ग्रैंड मदर हूँ। लगती नहीं है। मैं दादी हूँ। लगती को क्या होता है, लगते को छोड़े आप जी। जो फैक्ट है फैक्ट है। बिल्कुल। समीना जी, बचपन कैसा गुजरा आपका? मतलब शरारती बच्ची थी आप या फिर? बड़ी शरारतों से तंग आते थे लोग? नहीं, तंग नहीं आते थे, शरारतें ऐसी होती थी कि लोग याद करते थे मुझे। किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते थे, बेसिकली ना अजियत नहीं देते थे। खूबसूरत किस्म की शरारतें होती थी, मतलब, और प्यारी प्यारी सी। मैं बल्कि वो शरारतें याद करके अब अकेले में हंसती भी हूँ, इंजॉय भी करती हूँ, बहुत खिलखिला। मैं बहुत जॉली हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ जी। आपकी नेचर से महसूस होता है। मैं सीरियस नहीं रह सकती। मुझे कोई कहे ना कि 10 मिनट तुमने बोलना नहीं और सीरियस होके रहना है, बस ये सबसे मुश्किल काम जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं रह सकती, एक तो जुगत लगाने से नहीं रह सकती और हंसने से के बगैर नहीं रह सकती। समीना जी, आप जैसे आपने अर्ज़ किया कि एज ए चाइल्ड स्टार ही आपका स्टार्ट हो गया था, तो उससे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई आपकी?
नहीं, पढ़ाई डिस्टर्ब क्या होनी है। वो जो कहते हैं कि वो एक पढ़ा लिखा होता है, एक कड़ा लिखा होता है। हमने कुछ ही जमातें पढ़ी हैं जो कि हम उर्दू कुछ चीज़ें पढ़ सकें, ठीक है, लेकिन हम कड़े लिखे बहुत हो गए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जो आर्टिस्ट के हवाले से नहीं ना जानते, तो एयरपोर्ट पे कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं मिलते हैं, तो वो मुझे कहेंगे आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं क्या, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं? मैं ऐसे करके मैं कहा जी मैं हूँ। तो मतलब शायद बात से या ऐसी पर्सनैलिटी से एक्चुअली आपको दुनिया बहुत सिखा देती है। आप जब लोगों से उठते बैठते हो आपको बहुत कुछ, और फिर लर्न करना हो ना, जिस आदमी ने, औरत ने, जिस इंसान ने, मैं बहुत सारी चीज़ें ना सीखती थी। मैं कहती थी अच्छा ये बात इस तरह है या इस तरह है, तो ये क्यों है, वो क्यों है, तो ये चीज़ है। मीना जी, आपने एज ए चाइल्ड स्टार पहली फिल्म कौन सी की थी और किस तरीके से वो फिल्म आपको मिली? जी, ये थे दिलजीत मिर्ज़ा साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे, फौत हो गए हैं वो। कुछ ही अरसा हुआ है। अभी तो मेरे नेबर भी थे यहाँ पे, तो वो एक्चुअली मेरे ना फादर जो है ना, मेरे अब्बू जो थे, अल्लाह उनको भी जन्नत में घर दे, वो आर्टिस्ट थे। बेसिकली मेरा इस फील्ड में आने का मेरा अपना कोई नहीं था, मेरे अब्बू को था कि मेरी बच्ची जो है वो हीरोइन आए फिल्मों में, तो वो उनके दोस्त थे, तो उन्होंने ज़ाहिर घर में आना जाना था, तो उन्होंने कहा जी ये करेगी तो करेगी। बस हम तो यूं ही बस, वो कहते हैं ना, लग गए। घर वालों ने कहा ये करना है वो करना है, तो वो जनाब ऐसे ही होता है। कोई बात। तो आपके वालिद साहब ने फिल्म्स में काम किया था? बड़ी फिल्मों में किया, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हुए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे। शबाब करानवी ने उनको फिल्म में लिया, हीरो लिया, और जब वो अपने गांव गए तो उनकी गर्लफ्रेंडें थी वहाँ पे। उन्होंने कहा अच्छा ये हीरो आ जाएगा, ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने जनाब कच्चे ही नोच दिया। उनकी शक्ल ही बिगाड़ दी। तो वो खुद भी कहते हैं कि बड़ा मेरे पास चांस था, मैं हीरो आ रहा था, तो लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो बस वो इतने मशहूर हुए नहीं, लेकिन वो अपने मुझ में अपने आप को देखते थे बेसिकली कि ये काम करे। तो डेब्यू एज ए चाइल्ड स्टार कौन सी फिल्म आपने बताई? वड्डा खान और आगदा दरिया, मतलब ये ऑडियंस को तो पता भी नहीं होगा इनका, मुझे खुद भी नाम नहीं इनके याद, लेकिन काफ़ी थी। बस मैं एक्स्ट्रा में भी बचपन में, मैं छोटी थी ना, तो वो मुझे एक्स्ट्रा में ना पीछे खड़ा कर देते थे एक जवान औरत बना के। तो वो एक्चुअली होता था कि वो पैसे वैसे मिल जाते थे, खर्चा वर्चा बन जाता था जी, तो इस वजह से वो लगा देते थे रूटीन में। आपने जो पहली रेगुलर फिल्म की जिसमें मुकम्मल आपका किरदार था, वो कौन सी थी? हाँ, मेरी एक उसी चाइल्ड स्टार से मैं थोड़ी सी ऊपर निकली थी, तो ये शबाब स्टूडियो वालों की नज़र शबाब की ना फिल्म थी बॉबी, तो उसमें मैंने एक गाना किया था, धड़कनों का एक ही पैगाम है। तो उसके बाद फिर मैंने बताया ना, जब मेरा बेबी पैदा हुआ उसके 2-3 महीने के बाद फिर मुझे उन्होंने लिया, हैदर चौधरी साहब ने अपनी फिल्म पानी में लिया, और पानी में मैं जावेद शेख के साथ हीरोइन थी। फिर यूनुस राठौर साहब आए, वो बहुत उस वक्त के जितने भी अच्छे डायरेक्टर थे सब ने मुझे कास्ट किया। जो आपकी एज ए हीरोइन, जैसे आपने बताया था कि शादी के बाद भी आपने, उसके बाद आप एज ए हीरोइन ज़्यादा कास्ट हुई, तो उन चंद फिल्म्स के नाम ज़रा देखने वालों को बताइएगा। उनके नाम जो है वो अपना दरिया खान, ये बड़ी अच्छी फिल्म थी, ये सिंधी मौजू पे बनी थी, और वहाँ का ये एक्चुअल करैक्टर था दरिया खान। ये अंग्रेज़ों के लिए बड़ी इसने फाइट की और मुसलमानों के लिए। तो दरिया खान थी, उसमें पानी थी, जीना चाहती हूँ, चोरों का दुश्मन थी, और काली चरण थी खलीफा नज़ीर साहब की, और कानून अपना अपना थी, मतलब बहुत सारी थी, अब मुझे याद ही नहीं है, जो सच्ची बात है। तो आपने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा क्यों था? उसकी ख़ास वजह क्या थी कि आपने छोड़ दिया था? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल वैसे आपने किया। एक्चुअली ना वही बात है कि अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ, मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी।
मुझे तो ऐसे लगता था सुबह की शूटिंग होती थी तो मैं कहती थी या अल्लाह बारिश कर दे, बादल ले आ, मैं उठूँ ही ना, मैं सोई रहूँ, कैंसिल कर दो शूटिंग को। मैं दुआएं करती थी कि या अल्लाह जाना ना पड़े ना। तो ये था कि अब्बू ही डिसाइड करते थे कैरेक्टर कौन सा करना है। बस वो मुझे कहते थे बच्चा ड्रेस पहनना है और सेट पे आना है और ये करना है और वो हम कहते थे ठीक है अब्बा जान हम यही करेंगे। हम बोलते नहीं थे, मैं अपने अब्बू से डरती नहीं थी, लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त बड़ी करती थी, रिस्पेक्ट बड़ी करती थी। मैं किसी की भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती थी जितने मैं अपने बाप की करती थी। वो मेरी तरफ ऐसे देखते थे तो मैं वहीं पे ऐसे हो जाती थी कि अल्लाह क्या कोई बात हो गई है, कोई ऐसी हरकत हो गई है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा उनसे वो थी, इज़्ज़त करती थी। तो उनकी ना डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो मेरे से कुछ मैनेज नहीं हो रहा था। सच्ची जो बात है कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि अब्बू ही सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को सबको वही मैनेज करते थे, स्टोरीज। इवन मुझे पता भी नहीं होता था पैसे कितने लिए हैं और कितने लेने हैं क्या है। फिर जब फौत हो गए वो, तो जो ऑन सेट थी फिल्में ना, जो आधी बन गई थी आधी से ज़्यादा, वो मैंने फिर मुकम्मल की। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, शायद वो लोग मेरा इंटरव्यू सुने कभी या उनकी नज़र से गुज़रे तो वो कहेंगे कि हाँ सुमीना सही कह रही है। तो उस वक्त ये मैंने जो साइन की हुई फिल्में मैंने एडवांस लिए हुए लोगों से, मैंने उनको घर बुलाया और वापस उन्होंने कहा आप क्यों कर रही हैं ऐसे। मैंने कहा मेरे बस में नहीं है ये सारे मैनेज करना चीज़ों को, ठीक है। तो वही फिल्में आप बिलीव करें कि वो साइमा जी जो हैं उनको वो फिल्में मिली और फिर देखते 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 साइमा जी ने माशाल्लाह अपना अच्छा मुकाम बनाया, अच्छी एक्ट्रेस है। ये वजह थी। साथी फनकारों के साथ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट कौन से साथी फनकारों के साथ थी आपकी, जो आपके क्लोज थे? आना जाना शायद आपका कम ही था, जो मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आपकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर जो साथी फनकार दोस्त थे उनमें कौन कौन थे? आपको सच्ची बात बताऊं कि जो मेरे जितने भी साथी थे फनकार थे वो मुझसे कोई 40 साल बड़ा था, 20 साल 30 साल बड़ी थी। मेरे साथ जितनी भी हीरोइंस थी उस दौर की, मतलब कविता जी थी, वो आप सोचें ना कि वो कितनी बड़ी होंगी कि वो बुरा ना मनाए मैं बचपन में उनकी फिल्में देखा करती थी, ठीक है। अब जैसे अंजुमन साहिबा हैं, ठीक है, ये भी मुझसे सीनियर के मतलब सीनियर हैं बहुत ज़्यादा। बाबरा शरीफ के साथ किया, ये भी मुझसे बहुत, बल्कि आज जो लोग देखते हैं ना तो वो उन एक्टरों के साथ, अब जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उनके साथ मैं हीरोइन आई, अब वो मेरे बाप की जगह पे थे उम्र में, ठीक है। तो अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं उन हीरोज़ को देख के, तो मुझे कहते हैं आप इतनी आपकी बड़ी उम्र है भाई, आप तो बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं। तो मैं कहती हूँ भाई नहीं, मैं इतनी पुरानी एक्ट्रेस, आप क्या बात कर रहे हो। इसलिए मेरा किसी के साथ भी दोस्ती नहीं थी, दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन किसी के साथ वो इतना ज़्यादा वो नहीं था। आपने पश्तो फिल्म्स में भी काम किया? हाँ, मैंने एक दो बदर मुनीर साहब, बदर मुनीर साहब के साथ किया, और बड़ी आला और साफ सुथरी फिल्म थी वो, जो एक पश्तो के बारे में था ना, इमेज के ऐसा वैसा, लेकिन मेरे ख्याल में वो ही फिल्म थी जिसमें कोई ऐसी खराबी नहीं थी। मैंने सिंधी फिल्में भी की हैं 3-4। मेरे अब्बा जी ना मुझे कराची ले गए और वहाँ जनाब ईस्टर्न स्टूडियो था, वहाँ भी मैं हीरोइन आई। अच्छा, वहाँ के भी हीरो जो थे मेरे बाप की उम्र के थे, उनके साथ मैं काम करती थी। तो कमोबेश आपने कितनी फिल्म्स की आपके मुताबिक, अगर याद हो तो? यार बहुत सारी, अब मैं उसको गिनने बैठूंगी तो मुझे हिसाब नहीं आएगा, लेकिन बहुत इतनी भी नहीं की कि मैं हिसाब से बाहर हो जाए। 40-50 के करीब? हाँ, कुछ 40-50 100 भी कह लो आप, लेकिन की हैं। ड्रामों में? हाँ, ड्रामों की मैं आपको बात बताऊंगी। मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी ना तो मैं बिल्कुल घर बैठ गई, बस समझे कि उस एज में ही चादर लेनी, और शाम के वक्त मैंने हमारे घर के, उस वक्त मैं इलामा इकबाल टाउन रहती थी, तो मेरे घर के बिल्कुल साथ ही ना इमाम बारगाह थी, कसरे बतूल। तो मैं, वो छोटा सा मेरा बेबी था,
तो मैं उसका हाथ पकड़ के, कुरान पाक पकड़ के, चादर लेके, तो असर के वक्त और मगरिब के बीच में ना मैंने वहाँ अलम के नीचे जाके बैठ जाना है और ख़ूब कुरान पाक रीड करना, पढ़ना उसको, और वहीं सारा टाइम गुजरना। बस इसी तरह की लाइफ ना मेरी एकदम से मैंने अपने आप को वो। फिर ना घर बैठी हुई एक दिन महमूद असलम साहब आए। वो मेरे जीना चाहती हूँ एक फ़िल्म में मेरे भाई का करैक्टर किया और फुल फ्लेज विलन थे उसमें। तो वो आए जब ना, तो मैंने चाय शाय पिलाई, जो भी घर में आता है तो बंदा ज़ाहिर इज़्ज़त तो करता है। तो कहते हैं स्मीना जी आपने क्यों छोड़ दिया काम? मैं कहा नहीं, मुझे काम फिल्म इंडस्ट्री का नहीं कहना। कहता अच्छा ऐसे करो कि तुम स्टेज करो। मैंने कहा ये स्टेज क्या होता है? वल्ला मुझे नहीं पता था स्टेज क्या होता है। कहता नहीं नहीं तुम करो। बहरहाल उसने को थोड़ी सी कोशिश की, फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं स्टेज कर लेती हूँ। और जब मुझे फ़र्स्ट टाइम वो लेके गया ये जो ओपन एयर नहीं है बागे जनाब में, वहाँ जमील बिस्मिल साहब का एक अल्लाह जन्नतों में घर दे, बड़े अच्छे इंसान थे, अच्छे आर्टिस्ट थे। तो उनका प्ले था। तो मुझे जब स्टेज पे लेके गए, रिहर्सल वगैरह हो रही, तो मैं फर्स्ट डे ना, आप बिलीव करें कि मैं ना स्टेज पे खड़ी, तो मैं ना नीचे ना ऐसे करके देखा तो ऑडियंस बैठी हूँ। मैं ऑडियंस तो नहीं थी लेकिन मैं काफ़ी नीचे था, उस वक्त रिहर्सल कर रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इतना ऊंचा स्टेज और ये सारा कुछ। मतलब मुझे क्योंकि फ़िल्म की और टेक्निक है और स्टेज की और है और टीवी की और है, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं तो फिल्म को वो फ्रेम किया, वो सेट हुआ तो वहीं ऐसे किया, हो गया। अब स्टेज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने कहा ये क्या, मुझे आप बिलीव करें कि स्टेज पे फुटवर्क नहीं आ रहा था। फिर जमील बिस्मिल साहब ने मुझे सारी टेक्निक बताई कि देखो स्मीना, वहाँ पे हमारा स्टूडियो में होता है कैमरा ऑडियंस, आप कैमरे को फॉलो करते हो। यहाँ कैमरा ऑडियंस ही होती है कि आपने ऑडियंस को देख के बात करनी है और ऐसे सीधा खड़े होना है, और जब मूव करनी है तो वो भी बॉडी को ऐसे करना है। मतलब सारी चीज़ें नहीं, आज के एक्टरों को स्टेज पे खड़ा नहीं होना आ रहा कि खड़े कैसे होना है, लेकिन मुझे उन्होंने सिखाया। 16 दिन बाकायदा मुझे वो खड़े होने की, फुटवर्क, आना जाना, चीज़ों की सारा। फिर उसमें ज़ाहिर ऊंचा लाउड बोलना पड़ता था, वो भी टेक्निक मुझे बताई उन्होंने कि ऐसे बोलोगी तो फलां दूर तक जो आखिरी रो है वहाँ तक आवाज़। अच्छा फिर जब मैंने किया तो क्योंकि मेरा मिजाज ऐसा था, हंसने का था, अच्छी मतलब फ़नी सी बातें मैं सुनती थी, हंसती थी। फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मैंने स्टेज नहीं छोड़ना, फिल्म नहीं करनी लेकिन मैंने स्टेज नहीं छोड़ना। फिर मैंने सैकड़ों के हिसाब से स्टेज किया। किस दौर में आप स्टेज पे आई थी? 90s में। हाँ। तो कब तक करती रही, कितने साल तक किया आपने? समझो कि मैंने कोई 6, 7, 8, 10 साल ही हुआ है छोड़ा है, क्योंकि मेरी जब रुस्तम से शादी हुई थी वो भी आर्टिस्ट था, तो वो और मैं दोनों भी करते रहे हैं, इकट्ठे भी करते रहे हैं, हम लोग काम इकट्ठे भी करते रहे हैं। लेकिन जब ये थोड़ा सा स्टेज कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया, फिर हमने छोड़ दिया कि हाँ, हमने कहा नहीं, हमारे बस की बात नहीं है ये, मतलब इस तरह से बहरहाल छोड़ दिया। हाँ, टीवी जो है वो फिर जब टीवी के लिए वो एक थे अपना लजनतों में घर दे, क्या नाम था, बड़े अच्छे थे, उन्होंने ना मुझे एक लेटर आया मेरे घर ना, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप अपना टीवी स्टेशन आए, आप काम करें। खैर मैं चली गई टीवी स्टेशन लाहौर, ये गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काम करें टीवी ना, तो मैंने कहा अच्छा मैंने फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। खैर उन्होंने फिर राशिद डार साहब ना, उनका एक पतझड़ सीरियल चल रहा था, तो उसमें अच्छा करैक्टर उन्होंने मुझे दिया और मैंने किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा टीवी। फिर मैं काफ़ी सीरियल मैंने किए उसमें। अब कुछ साल पहले भी आपकी पिक्चर्स वगैरह भी आई थी मंजर-ए-आम पर, फिर अचानक फिर से आप चली गई, गायब होगी, इसकी क्या वजह थी? हाँ, वो जब मेरे सेकंड हस्बैंड से मेरी अलहदगी हुई थी, तो फिर मैंने दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। उसमें मेरा अपना ये जो डायरेक्टर थे मेहंदी वाले हाथ, फैसल बुखारी साहब थे,
वो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक सोप है आपने करना है, तो फिर उसमें किया। फिर उसी दौर में मुझे एक फ़िल्म मैडम एक्स ये थी रियाज गुजर साहब की थी, और ज़ख्मी शेरनी थी, मिस टॉप 10 थी, मतलब ये फिल्में थी मेरी, मतलब ये मैंने की थी। फिर पता नहीं कुछ और भी किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। ये छोड़ने की वजह क्या थी? अब छोड़ने की वजह बस, अब छोड़ने की कोई वजह नहीं थी, बस नहीं किया, नहीं किया। अगर आपको मुस्तकबिल में कोई कैरेक्टर मिलता है तो आप किस कैरेक्टर को चाहेंगी कि आपको मिले? अगर आपको काम करने का दोबारा मौका मिले तो कैसा कैरेक्टर आप चाहती हैं? नहीं, मैं मेरी अपनी तो कोई सोच नहीं है कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूं या वैसा। ये तो देखो मेरी ख्वाहिश हो कि मैं पता नहीं कौन सा कैरेक्टर कर लूं, इंदिरा गांधी का कर लूं मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये तो है कि आपका डायरेक्टर जो है वो आपको, आप उसके एंगल से वो जो आपको देखता है, वो अपनी स्टोरी के मुताबिक आप उस कैरेक्टर में फिट होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है, वो बताएगा। कि वो ख्वाहिशें तो बड़ी होती हैं इंसान की, कि मैं शायद मेरी ख्वाहिश हो कि मैं अभी भी वो ही हीरोइन आऊँ, वो ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल। चीज़ चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये है कि मुझे कोई नानी, दादी, परदादी, कोई बहन, कोई बाजी, कोई माँ का कैरेक्टर दे, अच्छा हो, अच्छी टीम हो, लेकिन डायरेक्टर अच्छा हो। सब चीज़ों के से पहली बात ये कि डायरेक्टर नामवर हो, अच्छा हो, राइटर अच्छा हो, कास्ट भी अच्छी हो, तो उनके साथ ज़रूर काम करूँगी। मेरे अभी ये जो गैप आया ना काम का, उसकी वजह यही है कि एक तो लाहौर में इस वक्त काम नहीं हो रहा जी, कॉमेडियन शो हो रहे हैं, स्टेज वही स्टेज वहाँ हो रहा था, स्टेज पे वही स्टेज अब टीवी पे हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। सीरियस ड्रामे या चीज़ें, फिल्म इंडस्ट्री वैसे ख़त्म हो गई है। कुछ नौसरबाज कह लें कि वो दिहाड़ीबाज कह लें लोगों का, वो आते हैं मेरे पास, तो मैं कहती हूँ भाई तुम कौन हो? जी हम डायरेक्टर हैं। मैं कहा भाई मैं आपके साथ नहीं काम करूँगी, खुदा का वास्ता है, अपनी फ्लॉप फिल्मों में मुझे टाइटल ना दो। उससे बेहतर है कि आप घर उससे बैठे। बेहतर है, यही वजह है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही। अच्छा, जो हमारे आर्टिस्ट यहाँ से मूव कर गए हुए कराची, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमने मूव नहीं किया कि हमें ज़रूरत नहीं थी काम की, करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो अब हम कराची जो है वो शिफ्ट नहीं होना चाह रहे, ठीक है। तो काम हो रहा है कराची में, फिल्म भी बन रही है, टीवी का अच्छे सीरियल बन रहे। मैं खुद देखती हूँ, बड़े बड़े आला सीरियल है, वहाँ से अगर कोई ऑफ़र आती है या जो भी होता है, पहले तो एक उनको पता ही नहीं होगा स्मीना मीर भी कोई है कि नहीं है। तो नहीं, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान है, तो आज हम यहाँ पे हैं। नहीं, आपकी पहचान है अभी वो भी। देखो, ये एक्चुअली शोबिज़ ऐसी चीज़ है, ये आप काम करते हो तो आपको पिछला भी याद करता है, अगली जो ऑडियंस है, जनरेशन है, वो भी आपको याद। ये आप स्क्रीन से आउट होते हो तो ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। चढ़ते सूरज को सलाम। हाँ, ये चढ़ते सूरज की सारी बात होती है। जो गुमनाम है वो गुमनाम है, जो कर रहा है वो कर रहा है। पिछले दिनों मैंने एक अपने YouTube चैनल से एक न्यूज़ लगाई थी, जिसमें मैंने नादरा जी जो हमारी आर्टिस्ट थी, उनके कत्ल के बाद आप भी वहाँ पे बैठी हुई थी पिक्चर में, मैंने आपका भी जिक्र किया था जो अखबारात में आई थी। तो मैंने ये भी सुना था कि जब उनको गोली लगी थी तो आपने ये चेक भी किया था कि वो हयात है या नहीं। इस बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइएगा। नादरा जी, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, बड़ी प्यारी और बड़ी हसीन, मैंने इतनी हसीन औरत देखी नहीं थी अपनी लाइफ में, जो सच्ची बात है। और हसीन के अलावा वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी और इंसान बहुत अच्छी थी। आप यकीन करें कि उसके मरने के बाद बहुत सारे लोगों के चूल्हे बंद हो गए। उस औरत ने टेक्नीशियन करीब लोगों को मंथली लगाई हुई थी और किसी को भी इस बात का नहीं पता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि बड़ी अच्छी खातून थी और मेरी तो वो समझें कि बचपन की दोस्त भी थी और बड़ा आना जाना था, मोहब्बत थी हम दोनों में। तो आप शायद दुखी होगी उनको बस सोच के। ऐसे ही है कि हम लोग बब्बू बरार और मैं, साहिबा, रैम्बो, हम लोग तमासील में प्ले कर रहे थे। तो जैसे ही मतलब वहाँ से गुज़र हुआ
सर्विस हॉस्पिटल के आगे से, तो मैंने ऐसे ही देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हो रही हैं और हमारे अखबारी रिपोर्टर्स वगैरह वहाँ पे खड़े हैं। तो मैंने जाके देखा कि मैंने पूछा कि ये क्या है, पुलिस थी सर्विस हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा आपको नहीं पता नादरा को गोली लग गई है। मैंने कहा क्या गोली लग गई है? खैर मैं ना सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और चढ़ के तो मैंने जब डॉक्टर ने मेरे से पूछा आप उनकी क्या लगती हैं, आप उनकी सिस्टर हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी शक्लें भी मिलती जुलती थी। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि नहीं ये मर्डर केस है, मैं क्या कहूँ इसको। तो मैंने कहा नहीं मेरी वो दोस्त थी, बहनों से भी ज़्यादा थी, कि उसने मुझे कहा आप इस तरफ आएँ। तो एक तरफ लेके गया तो एक छोटे से रूम में स्ट्रेचर पे ना तो वो पड़ी हुई, और बस मुझसे तो देखा ही नहीं गया। और मैंने एकदम से उसे छुआ जब, तो आप बिलीव करें कि वाकई वो गर्म थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी मैं ठंडी हो गई हुई हूँ, लेकिन वो उस वक़्त गर्म थी। तो मैंने एकदम चीख के कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अभी ज़िंदा है? तो उसने कहा नहीं डेथ हो गई है। तो यहाँ कहीं लगी हुई थी गोली, मैं तो सही तरह से देख भी नहीं पाई। वही स्माइलिंग फेस और रेड सूट पहना हुआ, खुले बाल, लंबे बाल, गोल्डन, क्या आला शख्सियत थी वो। जी बस मैं खुद भी थोड़ा दुखी हो गया। जाहिर है बहुत बड़े दुख की बात है। देखें उसको किसी ने मार दिया और आज तक शायद वो जिंदा है। कोई नहीं, ये मकाफाते अमल है, जो किसी के साथ करता है उसके साथ भी फिर हो ही जाता है इस दुनिया में। समीना जी इंटरव्यू को अब एंड करेंगे। आपका जो इंटरव्यू है मेरे अंदाजे में 2-3 घंटे का होना चाहिए। आपको हिलने नहीं देना चाहिए, जितने अरसे के बाद आप इंटरव्यू दे रही हैं। पर जाहिर है हम जो है अब इख्तिताम की तरफ भी चलेंगे। समीना जी अपने परिस्तारों के लिए, अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें? है क्या पैगाम दूं मैं? मुझे कोई हिंट तो दें कि ये पैगाम दूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या पैगाम दूं। देखिए मुल्तान से आपके परिस्तार आए बैठे हैं, पिंडी से आपके इंटरव्यू के लिए स्पेशली लाहौर आया गया है, तो इससे बढ़ के आप क्या सबूत आप चाहती हैं? जी। तो पैगाम यही है, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अल्लाह के साथ लगाए रखो, और बस यही है, और क्या है। चलिए जी समीना जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन और इलाही बहुत आमीन। सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।